आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और कोरोना महामारी के बचाव के लिए पानीपत आई कोवैक्सीन का पहला टीका नागरिक अस्पताल की महिला सफाई कर्मचारी पूनम देवी को लगाकर ये संदेश दिया गया कि कोवैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित वैक्सीन है। इस अभियान का उद्घाटन रिबन काटकर करनाल पानीपत लोकसभा के सांसद संजय भाटिया ने किया। उन्होंने पत्रकारों को अपने संबोधन में कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में यह एक बड़ा कदम है। उन्होंने कोरोना महामारी में शहीद हुए कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट किया और कहा कि हमें फक्र है स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर कोरोना महामारी से जूझ रहे लोगों को सुरक्षा प्रदान की। उन्होंने कहा कि एक सफाई कर्मचारी का जीवन हमेशा खतरे से भरा होता है। उनका अमूल्य योगदान समाज को और देश को सुरक्षित रखने में होता है। इसलिए कोरोना महामारी का यह टीका सफाई कर्मचारी महिला पूनम देवी को लगाया गया। मैं इन सभी साइंटिस्ट को और सभी कोरोना वॉरियर जो सफाई कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ, मीडिया कर्मी, डॉक्टर्स, सब ने जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश को कोरोना वायरस का कम से कम नुकसान हो ऐसी मेहनत की और आज उनकी मेहनत सफल हुई। यहाँ के वैज्ञानिकों ने पहले और दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ये आज वैक्सीन का जो कार्यक्रम है ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट है। मैक्सिमम लोगों को आज के दिन में, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी ने संबोधन भी किया पूरे देश के नाम, लेकिन उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगने के बाद भी एहतियात जरूर बरतनी है, कड़ाई जरूर रखनी है, मास्क का भी ध्यान रखें और डिस्टेंस का भी ध्यान रखें, ऐसा उनका मैसेज। सर, सफाई कर्मचारी को सबसे पहले क्यों चुना गया? वो मैं समझता हूँ कि इस देश के अंदर जितना भी उनको नमन किया जाए सफाई कर्मियों को, बहुत अपना उनका इतना ध्यान भी नहीं होता कि अपने आप को बचा पाए। उसके बावजूद भी पूरे जीवट के साथ, हिम्मत के साथ उन्होंने काम को नहीं छोड़ा। मैं समझता हूँ कि पहला हक सफाई कर्मी बंधुओं का ही बनता था। तो आईडी के बाद फिर जो ना अंदर वाले जो कंप्यूटर पे वेरिफिकेशन होगी और फिर वैक्सीनेशन होगी। इसमें 10 मिनट के लगभग टाइम लगता है और 30 मिनट उसके बाद वेट करना है। लगभग 40 मिनट एक को अंदर रहना चाहिए। आज पूरे जिले में कितनी डोज लगेंगी सर? आज हमारे यहाँ 2 जगह पर लगनी है। एक तो यहाँ सिविल हॉस्पिटल के अंदर 100 डोजेस लगेंगे 100 हेल्थ केयर वर्कर्स को। इसी तरह से NC मेडिकल कॉलेज इसराना में भी दूसरी साइट बनाई गई है, वहाँ पर भी 100 लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। सर, लोगों में भ्रांति रहती है इंजेक्शन किस किस को नहीं लगेगा, ये बता नहीं लगेगा। हाँ, जो एक तो वो हैं लोग जो बीमार हैं, किसी भी मान लो छोटी मोटी बीमारी है जो जिसकी वजह से उनको नहीं लगना है। एक महिलाएं जो या तो प्रेग्नेंट हैं या फिर लैक्टेटिंग है, जो दूध पिलाने वाली है, उन महिलाओं को भी नहीं लगेगा। और 18 साल से नीचे वाले लोगों को वैक्सीनेशन नहीं की जाएगी। 18 साल और उससे ऊपर के लोगों को दी जाएगी। और जिनको कोविड इन्फेक्शन हो चुका है उसको 28 दिन के बाद में ये वैक्सीनेशन दी जा सकती है। तो 28 दिन के अंदर अगर कोई है जो पॉजिटिव आने के बाद उसको आगे आने वाले टाइम में लगाने के लिए कहा जाता है। सर, जिस प्रकार कंडीशंस हैं उनको अलाउड है लगाना और स्पेशल प्रिकॉशन के साथ। सप्ताह में किस किस दिन सर ये जो ना 4 दिन चलेगा प्रोग्राम, जिसमें जो हमारा रूटीन की वैक्सीनेशन वाला प्रोग्राम है उसको छोड़ के बाकी 4 दिन चलेगा। कौन कौन से दिन रहेंगे? वो बुधवार और शनिवार। सर, कैसे करें, क्या प्रक्रिया है इसमें? प्रक्रिया ये कि इन सब का एनरोलमेंट होता है। जो हमारा कोविन ऐप है उसके ऊपर एनरोल किया जाता है और वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर जो जिनकी ड्यूटीज़ हैं वो एनरोल करते हैं। सर, अब जैसे ये 4 चरणों में ये काम होना है। सबसे पहले हम हेल्थ केयर वर्कर्स को लेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में दूसरा ग्रुप होगा जिसमें जैसे हमारे सिक्योरिटी पर्सन हैं, पुलिस पर्सनल हैं, जो फ्रंट लाइन जो कोविड वॉरियर्स हैं जिनको हम कहते हैं, उन लोगों को दिया जाएगा। और तीसरे चरण में 50 साल से ऊपर वाले लोगों को दिया जाएगा। चौथे चरण में 50 साल से नीचे 18 साल से ऊपर वालों को जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं उनको दिया जाएगा। सर, इनके द्वारा भी साथ में है कि जैसे वैक्सीनेशन होने के बाद इसमें इम्यूनिटी डेवलप होने में वक्त लगता है 1.5 महीने का लगभग। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो 3 जो नियम बनाए गए हैं उनकी पूरी तरह से पालना करते रहें। जैसे मास्क का लगाना, 2 गज की दूरी बना के रखना, भीड़ भाड़ के एरिया में जाते हुए पूरी चीज़ों का ध्यान रखें। तीसरा जो है अपने हाथ साफ रखें, हैंड वॉश करके रखें।
कैमला में हुई घटना के बाद पानीपत प्रशासन व पुलिस सतर्क हो चुका है, क्योंकि इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ध्वजारोहण करने पहुंचेंगे। उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में हुई बैठक में सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। उपायुक्त धर्मेंद्र ने बताया कि 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे। उसको ध्यान में रखते हुए सभी विभागों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि समारोह में मार्च पास्ट, पीटी शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम को बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और समय पर सुरक्षा का भी पूरी तरह से प्रबंध किया जाएगा। डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि 26 जनवरी को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में सभी को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है, मुख्यमंत्री महोदय का कार्यक्रम 26 जनवरी को यहाँ पर है, तो उस विषय में सभी विभागों की मीटिंग डीसी और एसपी की अध्यक्षता में आज हुई थी। तो सभी को जो जिसके काम है उनके लिए दिशा निर्देश दिए हैं। जैसे पुलिस का काम परेड का है, सिक्योरिटी का है, और बाकी जिस विभाग का जो काम है वो उनको सौंपे गए हैं। तो अभी फर्दर उसमें तैयारियां की जाएंगी। देखिए, हमारे यहाँ कोई ऐसा इतना कोई एग्रेसिव कोई मामला अभी तक नहीं सामने आया। फिर भी हमारी प्रॉपर एक वॉच है और सभी से हम किसानों से या जो भी एक्टिव कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत के साथ उनको संपर्क बनाए रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि शांतिपूर्वक हमारा रहेगा। हमारे 26 जनवरी में के समारोह के मुख्य अतिथि अब की बार माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने मीटिंग ले ली है। सभी विभागों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। पुलिस को भी दिशा निर्देश दे दिए गए तैयारियों के लिए, परेड के लिए, झांकियों के लिए। हम सभी बड़े अच्छे तरीके से किया जाएगा, सुनियोजित तरीके से किया जाएगा। लगभग सर जिले में कितने पुलिस की टुकड़े तैनात रहेंगी, क्योंकि किसानों को लेकर लोग गंभीर भी नजर आ रहे हैं? अभी सुरक्षा के दृष्टि से तो अभी मीटिंग नहीं हुई है। बाकी दूसरी तैयारियाँ 26 गणतंत्र दिवस में जो परेड होती हैं, झांकियाँ होती हैं, जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, उनके लिए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। सुरक्षा के दृष्टि से अभी आगे होंगी मीटिंग। सर, सामाजिक संगठनों को सम्मानित भी करने की जो बात हुई है, तो कब तक नामांकन बढ़ने की? वो सभी विभागों से नाम मांगे गए हैं, उसको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करने के लिए कमेटी बना दी है। फिल्मी कलाकार व एक महान कम्युनिस्ट नेता सरदार बलदेव सिंह मान की बेटी, जो आतंकवादियों से गोली में शहीद हो गए थे, आज शाहजहांपुर बॉर्डर पर महिलाओं के लिए रहने को टेंट लगाने की घोषणा की। किसान आंदोलन के रंग में रंगी पंजाबी अभिनेत्री एवं गायिका सोनिया मान कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को पंजाब हरियाणा के कलाकार खुलकर समर्थन दे रहे हैं। पंजाबी अभिनेत्री एवं गायिका सोनिया मान भी आंदोलन के रंग में रंगी हुई हैं। किसानों के लिए चूल्हे पर खाना पकाती हैं, साफ सफाई करती हैं और मंच पर चढ़कर सरकार के खिलाफ किसानों के हक में आवाज भी उठाती हैं। दरअसल पंजाब के लगभग तमाम कलाकार एवं गायक शुरू से ही आंदोलन के समर्थन में हैं। कोई किसानों पर गाने बना रहा है तो कोई लंगरों में सेवा कर रहा है। बॉलीवुड अदाकारा सोनिया मान भी लगातार इस आंदोलन की हिस्सा बनी है। अक्सर लंगर में सेवा करते, रोटी बनाते, सफाई करते व मंच पर किसान एकता जिंदाबाद के जयकारे लगाते देखी जाती हैं। वो कलाकार को सुनने के लिए आता था तो वो बिल्स की इंफॉर्मेशन भी ले लेता था। तो आज तो ये हाल है कि पूरे पंजाब, हरियाणा में, अभी यूपी में भी, अभी आई बिलीव राजस्थान में भी हर एक यूथ को, हर किसी को हमारे बिल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। और मैं अपने बारे में सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि मैं कलाकार से पहले एक किसान की बेटी हूँ और मेरे पिता सरदार बलदेव सिंह मान कॉमरेड थे। जब मैं बहुत छोटी थी वो शहीद हो गए थे और जब वो शहीद हुए थे उनको बेटी चाहिए थी। उन्होंने सबसे पहले मेरे को एक चिट्ठी लिखी थी जिसके बीच में लिखा था, ना हिंदू बनना, ना मुसलमान बनना, ना सिख बनना, सबसे उठकर एक इंसान बनने की कोशिश करना और मेरे किसानों के लिए, मेरे मजदूरों के लिए हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करना। मेरी बच्ची, अभी तो तुझे समझ नहीं आएगी, अभी बहुत छोटी, क्योंकि वो शहीद हो गए थे, उनकी चिट्ठी थी, तो एक्चुअल में मुझे तब समझ नहीं आती थी ये सारी बातें। बट जब मैं इस आंदोलन में आई हूँ, जब मैं
टिकरी बॉर्डर पे रहती हूँ, अपने बुजुर्गों के साथ रहती हूँ, तो तब मुझे ये सारी उनकी कही हुई बातें याद आती हैं और समझ आती हैं। और मैं हर एक बुजुर्ग में अपने बाप को रोज देखती हूँ। मैंने देखा तो नहीं कभी उनको, बट मैं उनमें महसूस कर सकती हूँ और मैं उनका दुख महसूस कर सकती हूँ। सो मैंने टिकरी बॉर्डर के ऊपर आई थिंक 25 महिलाओं से ऊपर मैंने रहने का इंतज़ाम किया है, क्योंकि मैं चाहती थी कि हमारी जो महिलाएं हैं वो भी इस संघर्ष का हिस्सा बने। हम पहले कलाकार जाते थे, हर एक बॉर्डर पे स्टेज के ऊपर बोल के आ जाते थे, बट मैंने ये नोटिस किया कि हमारी महिलाएं इस संघर्ष में नहीं आ रही हैं, तो उसमें रहने का इंतज़ाम बहुत ज़रूरी है। उनके वॉशरूम का, उनका एक बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए, अच्छे टेंट्स होने चाहिए। तो मैंने वहाँ पर 2500 के करीब विमेन का रहने का इंतज़ाम किया था। तो आज हम यहाँ पर राजस्थान बॉर्डर पे भी मैं इसीलिए आई थी, ताकि मैं यहाँ देखूँ कि हमारी महिलाएं आई हैं कि नहीं आई हैं, हमारी बेटियों को भी इस संघर्ष में जुड़ना चाहिए, और ताकि मैं यहाँ पर भी अपनी बेटियों के लिए, अपनी माँओं के लिए, अपनी बहनों के लिए रहने का इंतज़ाम कर सकूँ। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे धर्मेंद्र जी ने बोला, चाहे कंबल की ज़रूरत हो, खाने की चीज़ों की ज़रूरत हो, चाहे टेंट्स की ज़रूरत हो, हम यहाँ आज देख के जाएंगे। और मुझे यहाँ से वॉलंटियर्स चाहिए होंगे, क्योंकि हम हर बॉर्डर पे वॉलंटियर्स लेते हैं जो वहाँ पर रहते हैं, ताकि वो, मैं तो हर एक बॉर्डर पे नहीं रह सकती, मैं डिफरेंट बॉर्डर्स पे ट्रैवल करती हूँ, बट राइट नाउ मेरे टेंट मैंने टिकरी बॉर्डर पे लगा रखा है। जैसे हम गाजियापुर बॉर्डर पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी हमारे बहुत सिंसियर वॉलंटियर्स हैं जो कि सारा रजिस्टर के साथ एक अकाउंट बना के रखते हैं हमारे कंबल्स का, सारी टेंट्स का, ताकि एक सिक्योरिटी रहे विमेन के लिए और हर कोई अपने घर से भेजे बेटियों को इस आंदोलन में। तो मैं यही चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आंदोलन में हमारी बेटियाँ, माएँ सारी जुड़नी चाहिए। और बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मैं आप सबको देनी चाहिए, जो कि सारे यूथ को पता होना चाहिए कि ये जो 3 हमारे काले कानून हैं ये क्यों आए हैं और ये मोदी जी ने क्यों लेके आए हैं। पहले तो हम सब जानते हैं कि मोदी सरकार रिलायंस के पैसों के ऊपर टिकी हुई सरकार है, और कोई भी सरकार अगर बनती है तो किसी कॉर्पोरेट हाउस के पैसे की वजह से ही बनती है। सबसे पहली बात मैं बहुत ज़रूरी ये कहना चाहूँगी कि रिलायंस का जो सबसे ज़्यादा बिजनेस है पेट्रोल और डीजल का बिजनेस है। तो आने वाले 10-20 साल में, पीछे एक पेरिस में 198 कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो आने वाले 20 साल में डीजल और पेट्रोल की इंडस्ट्रीज को बंद करवा देंगे। रिलायंस ने 2009 में जियो स्पेक्ट्रम के नीचे 2 चीज़ें शुरू की थी। जियो अपने सिम, जिसको हम बाइकआउट करने के लिए बोल रहे हैं, एक जियो रिटेलर के उन्होंने उनके नीचे हमारे फूड इंडस्ट्री को कैप्चर करने की बात की है। ये जितने भी हमारे 3 कानून हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, चाहे जमाखोरी का एक्ट है, चाहे APMC एक्ट है, ये सारे उनकी सहूलत के लिए बने गए हैं, क्योंकि हमारा जो भी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हमारी पूरी एक स्टेट में होता था, ताकि वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सके और बड़े बड़े मॉल बना सके। सभी को लगता है कि ये सिर्फ किसान आंदोलन है। मैं ये बताना चाहूँगी कि ये किसान आंदोलन नहीं है अकेला, ये सारे हमारे देशवासियों को समझने की ज़रूरत है। ये आने वाले 10-20 साल में हमारे छोटे स्टोर्स, हमारे छोटे कपड़ों के स्टोर्स, हमारे करियाना स्टोर्स, उनको सबको कैप्चर करने की साजिश है बहुत बड़ी रिलायंस की तरफ से, ताकि आने वाले 20 सालों में रिलायंस ऑल ओवर इंडिया सारे कपड़ों के ऊपर, हमारे खाने पीने के ऊपर बहुत बड़े बड़े मॉल्स बना दिए जाएं, प्राइवेट मॉल्स हो जहां पर मिडिल क्लास मर जाएगा, हमारे छोटे फार्मर्स मर जाएंगे। तो ये हमें ये वाली सारी चीज़ें गूगल करके जहाँ सभी बच्चों को, सभी लोगों को बतानी, अवेयरनेस करने की ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे को लगता है इस चीज़ के बारे में, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये लगता है ये सिर्फ फार्मर्स का प्रोटेस्ट है, फार्मर्स अपने लिए लड़ रहे हैं। फार्मर्स का प्रोटेस्ट है, फार्मर्स अपने लिए गेहूँ पैदा करके खा सकते हैं, फार्मर्स हमें घर पे पहुंचा सकते हैं, बट हम लोग जो शहर में रहते हैं हम अपने लिए खेती बाड़ी नहीं कर सकते। हमें हम छोटे करियाने स्टोर पे जाएंगे, हमें जो 50 रुपये किलो मिलता है, हमें रिलायंस स्टोर में जाके वही 450 रुपये किलो मिलेगा, तो मिडिल क्लास जो है उसमें मर जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रिलायंस की आने वाले एजेंडास को समझने की ज़रूरत है, वो हमें समझनी चाहिए और करनी चाहिए। बाकी जो किसान जत्थेबंदियों के जो आगू हैं, वो जो हमारे आगे लगे हुए हैं, जिनको बहुत सारी नॉलेज है इन बिल्स के बारे में, जो हमारे लिए मीटिंग्स करते हैं, तो हमें उनकी सारी बात मान के चलना चाहिए और अपना आंदोलन शांतमय आंदोलन रखना चाहिए।
क्योंकि ये हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट होने के कारण ही बहुत सारे लोग जो फॉरेन कंट्रीज में बैठे हैं उन्होंने हमारे लिए पिटीशन डाली है यूएनओ में भी, और सुप्रीम कोर्ट भी इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे साथ लीनियंट है अभी, क्योंकि हमारा प्रोटेस्ट जो है शांतमय आंदोलन की तरह चल रहा है। तो आगे भी हमें अपने जो आगू हैं, हमारे जो किसान जत्थेबंदियों के लीडर्स हैं, उनके बिना पूछे कोई भी कार्रवाई नहीं करनी। बहुत सारे लोग हमें भड़काने के लिए आएंगे, गवर्नमेंट की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से आएंगे, हमें उनकी बातों में नहीं आना। जब तक हमें अपने लीडर की अगवाही नहीं मिलती हम कुछ नहीं करेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी आप सब लोगों को। अंत में ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी चीज की भी कोई जरूरत हो, कुछ भी हो, हम महिलाओं के लिए यहाँ इंतजाम करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस आंदोलन के साथ जुड़े। अंत में भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन लाल सलाम। पानीपत में दिन प्रतिदिन चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही हैं। चोरों के हौसले बहुत ही ज्यादा बुलंद हो चुके हैं। कभी चोर किसी मंदिर को अपना शिकार बनाते हैं तो कभी किसी दुकानदार को। आए दिन आप देखते होंगे कि जो चोर है चोरी करके छुपा रुस्तम होकर निकल जाते हैं। पुलिस लगातार लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है ऐसे शरारती तत्वों के ऊपर, लेकिन जो लोग हैं, जो चोर हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पानीपत में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आखिर इस बढ़ती हुई चोरी का कारण क्या है? बता दें आपको कि पानीपत के असंध रोड के पास एक दुकानदार को चोरों ने अपनी चोरी का शिकार बना लिया। रात को दुकानदार अपनी दुकानों को बंद करके गए थे, लेकिन जब सुबह आए तो देखा दुकान के अंदर सामान बिखरा हुआ था। दुकानदार जो था वो समझ गया कि दुकानदार में चोरी हो गई है। जब दुकानदार से पूछा गया कि क्या कुछ नुकसान हुआ है तो दुकानदार ने बताया कि दुकान के अंदर रखा एक लैपटॉप, जो सीसीटीवी था, उसका हार्ड डिस्क और 1000 रुपए नगद के करीब चोर लेकर रफू चक्कर हो गए हैं। पुलिस लगातार ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो चोर हैं वो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे। भारी भीड़ वाला एरिया है, कोई सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं है यहाँ पर। अभी हमने SD सिक्योरिटी के नाम से वो भी लगा रखे हैं, सिक्योरिटी भी कर रखी है, कैमरे भी, DVR सब ऑनलाइन भी करवाया, मॉडम भी लगवाया अभी पीछे, लेकिन उसके बावजूद भी चोरों ने क्या लैपटॉप ले गए, जो मेन था लैपटॉप, और DVR की हार्ड डिस्क ले गए। पैसे थे 1000 रुपये के आसपास कैश था। जो सबसे बड़ा नुकसान है वो सर लैपटॉप का, उसमें हमारा मेन सेल परचेज का डाटा, GST सब सारा रिकॉर्ड है हमारा। मेरा नाम अंशुल बजाज। कल शाम को 7:30 बजे हम दुकानें बंद करके गए हैं, लोग वगैरह लगा के लाइटें लूटें बंद करके गए हैं। आज सुबह 9 बजे आए हैं शॉप पे, तो हमने शटर खोल लिए, ताले खोल लिए हैं, तो अंदर लाइट जल रही थी। हमारे को तभी लाइट डाउट हुआ अभी लाइट कैसे जल गई अंदर से। जब हम बंद करके गए हैं तो देखा था सारा सामान बिखरा पड़ा था काउंटर पे, दराज वगैरह सब इधर उधर कर रखा है। तो हमारा फिर उसमें 1000-1200 रुपये करीब थे, 10-10 के नोट थे, खुले पैसे थे, वो ले गए। उधर लैपटॉप था हमारा, वो भी ले गए। एक इसकी DVR की वो थी हार्ड डिस्क, वो भी ले गए। ऊपर से इन्होंने सरिये की खिड़की लगी हुई है, वो काटा है, वहाँ से एंट्री की उन्होंने। घटना सुबह की बताई जा रही, मतलब रात की बताई जा रही? हाँ, रात की घटना है जी। क्या टाइम था? कम से कम 2 और 4 के बीच में हुआ जी। क्या नाम है? कृष्ण बजाज जी, बजाज रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, असंध रोड।